सिक्स सेंचुरी में मक्का से एक आवाज बुलंद होना शुरू होती है। यह आवाज मक्का के सिटीजन्स की बुतपरस्ती के लिए एक थ्रेड बन जाती है। तो मक्का के सिटीजन्स इस आवाज को फॉलो करने वाले लोगों पर जुल्म करके इस आवाज को दबाना शुरू करते हैं। मगर ये आवाज अनएक्सपेक्टेडली मक्का से होते हुए हबशा और फिर मदीना के जरिए से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाती है। इसी दौरान ये आवाज एक ऐसी जगह भी पहुंच जाती है जो हिजाज से 1100 किलोमीटर दूर थी। ये जगह थी एंशिएंट चाइना। एंशिएंट चाइना और अरब के रिलेशन इस्लाम से पहले ही बन चुके थे। चाइना, रोमन एम्पायर, ग्रीक और पर्शियन आपस में ट्रेड के लिए इस बात पर मजबूर थे कि वो रेड सी और पर्शियन गल्फ को यूज करें। इसीलिए जजीरे अरब ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक ब्रिज की हैसियत रखता था। अरब मुअर्रिखीन के मुताबिक चाइनीज ट्रेड शिप्स मलिक पेनिनसुला पर लंगरअंदाज होती और अरब की मंडियों और बंदरगाहों में तिजारत करती थी। इस्लाम के स्टार्ट में कुरैश एक ट्रेड सेंटर था, इसीलिए इधर भी दुनिया के ट्रेडर्स आते रहते थे। इससे ये इजीली रिजल्ट निकाला जा सकता है कि अरब लोग चाइनीज सिटीजन्स और कल्चर से वाकिफ थे। 615 में मक्का के मुसलमानों पर जुल्म का तूफान बरपा था। कुरैश के मुशरिकीन ने मुसलमानों पर जुल्म, इकोनॉमिक बाइकॉट, सोशल आइसोलेशन और फिजिकल तशद्दुद की इंतहा कर दी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म से बचने के लिए कुछ मुसलमानों से फरमाया कि हबशा में पनाह ले, एक ऐसा बादशाह है जो किसी पर जुल्म नहीं करता। इस फरमान के मुताबिक 82 सहाबा हबशा की तरफ हिजरत शुरू कर देते हैं, जिनमें से बाज़ हिजरत मदीना के बाद वापस नहीं आते। वहाँ पर इन लोगों ने एक नई हिस्ट्री की बुनियाद डालना शुरू कर दी। सीरत इब्न हिशाम में इब्न हिशाम लिखते हैं कि जब नजाशी इंसाफ पसंद बादशाह ने मुसलमानों को पनाह दी तो मुल्क के अंदर उनके कुछ लोगों ने बगावत कर दी, जिसकी सरकूबी के लिए मुसलमानों ने अपने होस्ट नजाशी की भरपूर मदद और नजाशी ने इस बगावत का खात्मा कर दिया। नजाशी ने बतौर इनाम मुसलमानों को 2 समंदरी जहाज तोहफे में दिए। ये वही जहाज थे जिन पर सवार होकर इस्लाम का पैगाम चाइना के साहिली इलाके कैंटन तक पहुंचाया। कैंटन चाइना के लिए एक ट्रेड गेट का काम देता था। उस वक्त चाइना में तंग डायनेस्टी का दौर था। इन सहाबा ने उस वक्त के किंग को इस्लाम की दावत दी, तो किंग ने इस्लामी उसूलों को खूब सराहा, लेकिन इस्लाम को मुश्किल समझकर इस्लाम एक्सेप्ट करने से माजरत कर ली। फिर 632 में जब आखिरी पैगंबर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो हजरत अबू बकर को खलीफा मुंतखब कर लिया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर इस्लाम का सबसे नाजुक टाइम था, क्योंकि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा फरमा जाना और उसके बाद अरब कबाइल का इर्तिदाद, ज़कात का इनकार और मल्टीपल इंटरनल बगावतें, ये सब उस वक्त की मुस्लिम लीडरशिप को इंटरनल स्टेबिलिटी पर फोकस रखने पर मजबूर कर रही थी। फिर 634 में जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया गया तो ये इस्लाम के सियासी उरूज का ज़माना था। इस दौर में ईरान, मिस्र और शाम फतह होने लगे। जब मुसलमानों ने ईरान पर फतह का आगाज़ किया, कसरा यज़गर्द को अपनी नाकामी साफ नजर आने लगी। उसने अपने एक सफीर को चाइना भेजकर चाइना से मुसलमानों के खिलाफ मदद का मुतालबा किया। उस वक्त के तंग डायनेस्टी के स्कॉलर्स और एनालिस्ट ने मुसलमानों के बारे में रिसर्च शुरू की और सफीर से कहा कि जब तक इस कौम में ये अच्छे मॉरल्स मौजूद हैं तब तक इनको शिकस्त देना इम्पॉसिबल है। और चाइना ने मुसलमानों के खिलाफ ईरान की मदद से साफ माजरत कर ली और मुसलमान अपनी बुनियादें चाइना में मजबूत करते चले गए। फिर 8th सेंचुरी के लास्ट में जब खिलाफत अब्बासिया का दौर था, तंग डायनेस्टी के खिलाफ बगावतें उठ खड़ी हुई। तंग डायनेस्टी के हुक्मरानों ने देखा कि चाइना के अंदर अब एक ऐसी आग भड़क उठी है जिसके लिए उन्हें एक मजबूत दोस्त की जरूरत है। तो तंग हुक्मरानों ने उस वक्त के अब्बासी खलीफा से मदद का मुतालबा किया। अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने देर की बगैर मुसलमान फौज का एक दस्ता चाइना की तरफ रवाना कर दिया। ये सिपाही चीन पहुंचे और सिर्फ जंग ही नहीं जीती बल्कि शहरों को अमान भी दिया और बागी कुव्वतों को रगड़ के रख दिया। लेकिन वे सिपाही वापस नहीं आए। उन्होंने वहाँ के लोगों से शादियाँ की और मुसलमान कॉलोनीज की बुनियाद डाल दी। कुछ अरसे बाद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बगावत उभर आई। तंग डायनेस्टी ने फिर से अब्बासी खलीफा से मदद का मुतालबा किया और मुसलमान फौज ने एक दफ़ा फिर चाइना का रुख किया। इस मर्तबा की फौज में शहीद भी हुए और गुमनाम भी। फिर दौर आया हारून रशीद का। एक दफ़ा फिर तंग डायनेस्टी की तरफ से फॉर्मल रिक्वेस्ट आई। इस दफ़ा हारून रशीद ने मुसलमान फौज का इंतकाम भी लेना था। उन्होंने फौरन 20,000 ट्रेन फौज का एक लश्कर तैयार किया। ये फौज चाइना पहुंची और इस दफ़ा चाइना के हुक्मरान ने इन्हें सिर्फ जंग का नहीं बल्कि प्रोविंसेस का भी जिम्मेदार बनाया। इस दफ़ा भी ये फौज वापस नहीं लौटी। उन्होंने वहाँ जाकर कॉलोनीज आबाद की, मस्जिदें बनाई, शादियाँ की। लेकिन चाइना में अरब का सबसे बड़ा दोस्त
तंग डायनेस्टी 10th सेंचुरी के आगाज में गिर गई। 896 के बाद वो बदतरीन दौर आया जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से सिर्फ एक सदी में 5 हुकूमतें गिरती रहीं। इस सियासी बदहाली का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ा जो तंग फैमिली के वफादार रहे थे, यानी चाइनीज मुस्लिम। इसलिए उनके मोहल्लों को महसूर कर दिया गया, मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी गई, तबलीग को रोक दिया गया और कुछ इलाकों में मुसलमानों को शहीद भी करने लगे, जिसकी वजह से मुसलमान ताजिरों ने चाइना के बजाय इंडोनेशिया और दूसरे कंट्रीज का रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन चाइना में मुसलमान इस्लाम पर किसी न किसी सूरत में कायम रहे। जब सोंग डायनेस्टी ने चाइना के तकरीबन हर सूबे में सियासी कंट्रोल हासिल कर लिया तो एक नए दौर का आगाज हुआ। सोंग डायनेस्टी का मेन फोकस जंग के बजाय ट्रेड और आर्ट पर था। उन्होंने सी पोर्ट दोबारा खोलकर फॉरेन ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देना शुरू कर दी। इस मौके से फायदा उठाते हुए उन्होंने यहाँ मदारिस कायम किए, मसाजिद तामीर की और अरब चाइनीज ट्रांसलेशन तैयार करना शुरू कर दी। जब मंगोलों ने एक के बाद एक मुल्क को फतह करना शुरू कर दिया तो चाइना को भी अपने कंट्रोल में लिया। चाइना में उस वक्त का मंगोल बादशाह जंगीज खान का पोता किबलाई खान था। किबलाई खान ने चाइना में यौन हुकूमत का आगाज किया। किबलाई खान ने मुसलमान स्कॉलर्स को बड़ी रिस्पेक्ट दी, उन्हें दरबार का हिस्सा बनाया और उनको अदालती और सियासी निज़ाम में भी शामिल कर लिया। जब योंग डायनेस्टी का जवाल आया और मिंग फैमिली ने ताकत संभाली तो इन नए हुक्मरानों ने सिर्फ मंगोलों के खात्मे का फैसला नहीं किया बल्कि हर फॉरेन पावर को उखाड़ने का फैसला कर दिया। और सबसे ज्यादा जो लोग उनके निशाने पर आए वो थे मुसलमान। बहुत से मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। इन पाबंदियों ने एक नई मुस्लिम कम्युनिटी को जन्म दिया, ह्यूई मुस्लिम कम्युनिटी, जिसने एक तरफ चाइनीज कल्चर को तो अपनाया लेकिन अपने मुस्लिम स्टेटस की भरपूर हिफाजत। जब मिंग डायनेस्टी का सूरज गुरूब हुआ तो उसके बाद मंचू कौम का तूफान उठा किंग डायनेस्टी के नाम से। ये वो हुकूमत थी जिसका एजेंडा सिर्फ सियासत ही नहीं था, इतने कंट्रोल और कल्चरल एलिमिनेशन भी था। और इस टारगेट में ह्यूई मुस्लिम कम्युनिटी सरफराज थी। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो ह्यूई मुस्लिम ने खामोश रहने के बजाय असलहे का रास्ता अपनाया। उन्होंने कई बगावतें की। 20th सेंचुरी में किंग डायनेस्टी का ज़वाल भी था और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम चीन में अपने पंजे गाड़ रहा है। ये दौर था रिपब्लिक ऑफ द चाइना। जब सोन याट सेन ने 1912 में रिपब्लिक ऑफ द चाइना का ऐलान किया, उनके रिलीजियस राइट्स दोबारा उभरने लगे। इस नए रिपब्लिक निज़ाम ने मसाजिद फिर से खोलने की ऑफिशियल इजाज़त दे दी। ये मुसलमानों के लिए एक नया मौका था। ये वो दौर था जब जापान ने चाइना पर अटैक शुरू कर दिए थे और चाइना को अपनी बका की फिक्र थी। इस दौर में कुरान की चाइनीज ट्रांसलेशंस मुकम्मल हुई। जब 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर हासिल कर ली तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कायम किया तो इस्लाम एक बार फिर एक नई डिफ़िकल्ट इम्तिहान में दाखिल हो गया।